आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है फिर पाकिस्तान पर टूट पड़े अफगानिस्तान के लड़ाके। अब देखिए जरा, दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, किसे कहां कौन मार रहा है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैप है। अफगानिस्तान के कंधार में अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में अटैक हुआ है। इन दो जगहों पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है, आखिर कौन घुटनों पर आ गया है? सबसे पहले आपको बताऊं कि अफगानिस्तान को क्या नुकसान हुआ है। पाक पर एक साथ दो मोर्चे से भीषण हमला हुआ। अफगानिस्तान की सेना ने और टीटीपी ने पाकिस्तान पर अटैक किया। अफगान सेना ने डूरंड रेखा पर कई चौकियां नष्ट की। मुनीर की सेना के 7 जवानों को इस हमले में ढेर कर दिया। दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के जिंदा पकड़ने की खबर है। अफगान सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर भी टैंक भेज दिए। टीटीपी ने पाक चौकियों पर भीषण गोलीबारी की, बमबारी की। टीटीपी के हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाक सेना के कई जवान अभी भी लापता हैं। दावा यह किया जा रहा है कि टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक हैं। तालिबानी लड़ाकों ने पाक सेना के हथियार छीन लिए। अब देखिए जरा, अफगानिस्तान को भी नुकसान हुआ। जमीनी जंग में कमजोर पड़े तो हवाई हमले पर उतर आया पाक। मुनीर की सेना ने कंधार में एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और फाइटर जेट से अफगानिस्तान पर बमबारी हुई है। कहा टीटीपी और अफगान के हमले को नाकाम कर दिया। हमले में कई तालिबान लड़ाके और विदेशी लोग मारे गए हैं। 15 से 20 अफगान तालिबान को मारने का दावा है। 6 टैंक समेत 8 अफगान चौकियां तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा, हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कभी अल्थानी से यानी कभी कतर से कह रहा है बचा लो, सऊदी अरब से कह रहा है कि जंग रुकवा दो, अफगानिस्तान से कहो कि जंग रोक दे। पाकिस्तान ने सोचिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सरेंडर किया था, अब अफगानिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। देखिए जरा, मुनीर की सेना का सरेंडर, जो पाकिस्तान अफगान को तबाह करने का दावा कर रहा था और कह रहा था कि अफगान से हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, उसने अफगान सेना के सामने 15 मिनट में सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान में ऐसे मजाक उड़ रहा है, पाकिस्तान सेना की वर्दी के साथ चौराहों पर टांग दी गई है। जमीनी जंग में 15 मिनट में मुनीर की सेना सरेंडर कर दी, बैकफुट पर आ गई। अफगान ने पाक सैनिकों से उनके काफी हथियार जब्त कर लिए हैं। खबर यह है कि पाक सैनिकों ने सरेंडर करने की पेशकश कर दी। उधर शाहबाज के मंत्री भी तनाव कम करने की बात करने लगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सऊदी अरब और कतर से गुहार लगाई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सऊदी अरब, कतर इस जंग को रोक सकते हैं, वो काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनाव को कम कर सकते हैं। 3 दिन पहले भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग छिड़ी। करीब 5 घंटे तक दोनों देश जमीन पर हवाई हमले कर रहे थे। इसके बाद कतर और सऊदी अरब के बीच बचाव के बाद हमले रुके और शाहबाज इस बीच गाजा शांति समिट में भाग लेने पहुंच गए। ट्रंप के सामने उनकी तारीफ और शांति के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उनके मंत्री जंग रोकने के लिए दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जबकि अफगान सेना ताकत के मामले में 118 नंबर पर है। पाकिस्तान को चीन, अमेरिका से भारी हथियार मिलते हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास ज्यादातर पुराने हथियार हैं। फिर भी अफगान और तालिबान भारी पड़ रहा है इन पर। अफगान और टीटीपी 3 प्लान से पाक को परेशान कर रहे हैं। पहला देखिए, यह गुरिल्ला वॉर है। गुरिल्ला वॉर का मतलब है छोटे छोटे हमलों का खेल। इसमें बड़ी सेना के खिलाफ छोटी टुकड़ियां लड़ती हैं। सीधे टकराने के बजाय गुरिल्ला की तरह छिप कर कूद कर आते हैं। बिना हथियार के हमले के भी दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। इसका मकसद दुश्मन को थकाना और कमजोर बनाना होता है। पाक सेना गुरिल्ला वॉर से बार बार मात खा रही है और एम्बुश एक दूसरा तरीका है। गुरिल्ला वॉर से पाक सैनिकों के हथियार बारूद छीन लिए। इसका इस्तेमाल एम्बुश यानी अचानक हमले में करते हैं। वो सड़क पर अचानक पाक काफिले को टारगेट बनाते हैं और पाक सैनिकों को ढेर कर बॉर्डर भी पार कर जाते हैं और इस तरह जमीनी हमले में पाक पर भारी पड़ रहे हैं। तीसरा एक और तरीका है पहाड़ी इलाकों का फायदा। जैसे नक्सली आतंकी घने जंगलों में वारदात में माहिर होते हैं, ऐसे ही तालिबानी लड़ाके पहाड़ी इलाकों का चप्पा चप्पा जानते हैं। पाक के टैंक और हेलीकॉप्टर यहां मुश्किल से पहुंच पाते हैं, जबकि टीटीपी लड़ाके बारूद बिछाते हैं, स्नाइपर से हमले करते हैं और पकड़े जाने से पहले ही ठिकाना बदल लेते हैं। अमेरिका अफगान से जाते समय जो हथियार छोड़ गया था
उनमें से बहुत से हथियार भी उनके हाथ लगे हैं और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उस दंगल के बाद आपको लिए चलता हूं सियासी दंगल की ओर। बिहार चुनाव से पहले एनडीए की लिस्ट आई, लेकिन महागठबंधन की लिस्ट अभी भी वेटिंग में है। फिर भी आज तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे, लालू परिवार पहुंचा, उनके साथ लालू यादव भी मौजूद थे। दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं विजय सिन्हा डिप्टी सीएम लखीसराय से नामांकन कर रहे थे। नामांकन से पहले पूजा करने पहुंचे, मंदिर गए और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल किया। लेकिन क्या एनडीए में ऑल इज वेल है? क्या नीतीश खुश हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं? क्या मांझी खुश हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी हैं, सीट बंटवारा हो चुका है। लेकिन आपको बताऊं, उपेंद्र कुशवाहा बीती रात कह रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। सुनिए। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। थैंक यू। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को सुबह दिल्ली बुलाया गया, तो सुबह पटना एयरपोर्ट पर वो कह रहे थे सब ठीक है। सुनिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। और उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा पटना से दिल्ली लैंड हो गए तो उन्होंने कहा कुछ इशू है, उन्हें रिजॉल्व करना है। सुनिए। गठबंधन में कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करने की जरूरत है और आए हैं यहाँ माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हम लोगों की होगी और मेरा विश्वास है कि सब चीज ठीक ठाक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। इस चीज को लेकर नाराजगी है? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं जिसकी चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली आए और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री से वक्त लिया था, आकर मुलाकात की है। उनकी गाड़ी जब शाह से मुलाकात करने पहुंचे। एक ही में बैठे, दोनों एक ही में बैठे, दोनों एक ही में। भाई अब आपको बताऊं कि आखिर एनडीए में दिक्कत क्या थी, क्यों सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। कम से कम बयानों से दंगल अभी चुनाव में होना है, उससे पहले क्या एनडीए के अंदर भी एक दंगल है? महागठबंधन के साथ एनडीए में भी सीटों के लिए रस्साकशी जारी है। नीतीश और चिराग कुछ सीटों को लेकर सहमति इनके बीच नहीं बन सकी। खबर यह है कि नीतीश ने एलजेपी आर के कोटे की 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, यानी चिराग की जो 5 सीटें थी उन पर भी नीतीश ने उम्मीदवार उतार दिए। इनमें मोरवा, गायघाट, राजगीर और सोनबरसा और एकमा सीटों को लेकर विवाद है। चिराग की पार्टी इन सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन नीतीश ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे में चिराग के कोटे की 5 सीटें कम हो जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अपनी जीती सीट नीतीश कुमार छोड़ना नहीं चाहते हैं। पटना में बातचीत के दौरान चिराग को 22 सीटों पर सहमति बनी, लेकिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद चिराग को 29 सीटें मिली। ऐसे में चिराग अब क्या करेंगे, इसको लेकर सस्पेंस है। जेडीयू के मुताबिक चिराग, कुशवाहा, मांझी का गठबंधन बीजेपी से है। ऐसे में जेडीयू अपनी सीटें किसी हाल में कम करना नहीं चाहती है। जीतन राम मांझी ने भी मिले 6 सीटों पर बहुत खुश नहीं है। साथ ही मखदूमपुर सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। यह सीट भी चिराग के कोटे में जाने वाली थी। उपेंद्र कुशवाहा भी सीट बंटवारे से नाराज चल रहे थे। कुशवाहा महुआ सीट एलजेपी आर को देने की चर्चा से नाराज थे। खबर यह थी कि उपेंद्र कुशवाहा अपने सुपुत्र को वहां से लड़ाना चाहते हैं। अमित शाह से मिलने के बाद कहा है एनडीए में ऑल इज वेल। उपेंद्र कुशवाहा को शुरू में मैंने आपको सुनवाया, गृह मंत्री से मिलने के बाद वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। सारी बातें हो चुकी है
अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारी पार्टी की ओर से जो सीट्स हैं या कुछ कैंडिडेचर की बात है, हो सकता है कि टोटल कैंडिडेचर नहीं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स और जो सीट्स है हम उनके बारे में थोड़ी देर के बाद हम भी प्रेस नोट जारी करेंगे। ऑल इज वेल है सब कुछ, आप देख लीजिए ना, इतनी बात बोल रहे थे इसमें अपने कहा कोई कंफ्यूजन। सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। हमारी अपेक्षाएं थी कि हमसे कम 12-13 सीटें हमको मिलेगी, लेकिन 6 सीट मिली है। हमारे लोग बहुत असंतुष्ट हैं, हम भी असंतुष्ट हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का मैं देख रहा था टीवी पर, वो तो लिख रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है। अब कुछ हुआ होगा, दिल्ली क्यों गए नहीं गए मुझे नहीं मालूम। जो कुछ था बंटवारा के पहले आरोप प्रत्यारोप होता है, वो हुआ। अब एनडीए चुनाव लड़े। आप लोग मस्त रहिए, सब ठीक है, एनडीए की बड़ी विजय होगी। धन्यवाद। आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने कह दिया नथिंग इज वेल, तो इसका मतलब है कि एनडीए की नैया डूबेगी। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार। ये बोल रहा है पूरा बिहार, महागठबंधन की बनेगी सरकार। राज ने तो कहा कि मुगलतई में भाजपा ना रहे, अम्माजी ने तो कहा कि एनडीए गयो भैंस पानी में, गयो भैंस पानी में। तो हालात अच्छे नहीं हैं। तो सीटों का बंटवारा हो गया और जेडीयू की लिस्ट भी आ गई है। यह है लिस्ट जेडीयू की। लगभग 57 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, लेकिन बहुत से नाखुश भी हैं। अगली तस्वीर देखिए, जो नाखुश है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर बैठ गए। दफ्तर के बाहर महुआ के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन है। जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को भी टिकट दिया है। कौन है वो? जेडीयू की लिस्ट में कौन कौन है? पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली लिस्ट में 18 विधायकों को रिपीट किया गया है। नीतीश ने 2 विधायकों का टिकट काट दिया है। नीतीश के वोट बैंक लवकुश से ज्यादा उम्मीदवार हैं। गैर यादव ओबीसी समाज से 23 उम्मीदवारों को टिकट है। 27 नए चेहरे पहली बार मैदान में उतरेंगे। पिछले चुनाव में हार चुके 11 उम्मीदवारों को भी टिकट मिला है। पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। पिछली बार 11 मुस्लिम विधायक उतारे थे, सभी हार गए थे। 57 में 4 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अब देखिए बाहुबली, जेडीयू ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को टिकट दिया गया। अनंत सिंह पहले ही पर्चा भर चुके हैं, कल मैंने आपको दिखाया। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पास अनंत से ज्यादा संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह के पास 37 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है। पत्नी नीलम देवी 63 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालकीन है और इसी साल 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की लैंड क्रूजर भी खरीदी है। एफिडेविट के मुताबिक अनंत पर 28 आपराधिक केस भी दर्ज है। अगला बाहुबली है धूमल सिंह एकमा से। धूमल सिंह की छवि एक बाहुबली नेता की है। हत्या, अपहरण और हत्या के प्रयास सहित 150 से ज्यादा केस हैं उनके ऊपर। 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। अगला नाम है अमरेंद्र पांडे का। अमरेंद्र पांडे 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 2020 के चुनाव में पूर्व सांसद काली पांडे को इन्होंने हराया था। अमरेंद्र पांडे के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं। एनडीए की लिस्ट आने के बाद सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। पर्पस है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना, और जो सर्वे आ रहा है, जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोगों का सेंटिमेंट है, डबल इंजन के सरकार का जो एक फायदा लोग देख रहे हैं, तो वो पीछे मुड़ करके आप नहीं देखना चाहते हैं। तो बाहुबलियों के बाद बिहार के चुनाव में क्या बहुत से सितारे या स्टार परिवार भी मैदान में होगा? एक तस्वीर ये देखिए, ये है ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी। उन्होंने बाकायदा आज पोस्ट लिख दिया है, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अगली तस्वीर देखिए, न सिर्फ ज्योति सिंह, खेसारी। क्या खेसारी भी चुनाव मैदान में होंगे पत्नी के साथ, या पत्नी को चुनाव मैदान में उतारेंगे? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, मैथिली ठाकुर को भी टिकट दे दिया है बीजेपी ने, लेकिन कौन सी सीट से लड़ने वाली है मैथिली, आइए मैं आपको बताता हूं। बिहार चुनाव में इस बार कौन कौन से स्टार्स हो सकते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ने की रेस में थे, लेकिन पत्नी ज्योति सिंह के साथ विवाद के बाद पलटे। अब ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। ज्योति ने सोशल मीडिया पर लोगों से राय पूछी है, जहां
खुद बताया है कि 50% लोगों ने उन्हें लड़ने का समर्थन किया है और 50% लोगों ने चुनाव ना लड़ने की सलाह दी है। लोगों ने ज्योति से कहा है पहले घर बचा लें। पवन सिंह के साथ तलाक का केस भी ज्योति का चल रहा है। एक और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को लेकर भी अटकलें हैं। पहले खेसारी के मैदान में उतरने का दावा था। खेसारी ने खुद कहा पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चंदा यादव आरजेडी टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। खेसारी लाल तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं। एक और नाम भोजपुरी स्टार रितेश पांडे को भी टिकट मिल गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के उम्मीदवार बनाए गए। जन स्वराज पार्टी ने कर गहर सीट से टिकट दिया है और कल ही मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हुई थी। आज बीजेपी ने मैथिली को अलीनगर सीट से मैदान में उतार दिया है। तो जो सितारे उतरने वाले हैं मैदान में, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए अभी तो मेरे से लड़ रही है वो, मैं मना रहा हूं उनको। अगर वो मान गई तो लड़ाऊंगा। अभी 2 दिन वक्त है और थोड़ा सा मैं आया हूं घर पे ताकि कुछ मेरा काम है, काम करके फिर मैं शाम को जा ही रहा हूं ताकि एक बार वो आ जाए और मान जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा सा वो है कि पता नहीं मैं चली जाऊंगी तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो मैं रहूंगा भैया के साथ रहूंगा इस बार और मैं कोशिश करूंगा कि जहां से जितना भी हो सके मैं उनका कदम में कदम मिला के सरकार बनाने में उनका मदद। और बिहार में एक सबसे बड़ा नाम स्टार्स की बात हो रही है तो तेजस्वी यादव ने आज नामांकन दाखिल किया है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी के साथ लालू प्रसाद यादव भी व्हील चेयर पर आप देख रहे हैं। तेजस्वी ने राघोपुर से नामांकन दाखिल किया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जब नॉमिनेशन सेंटर में पहुंचे तो राबड़ी देवी और लालू यादव बैठे थे। मीसा भारती को भी आप देख रहे हैं। लेकिन तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से अब तक दावा कर रहे थे, अटकलें थी कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने आज हथियार डाल दिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो अब राघोपुर सीट से क्या वो चुनाव ही नहीं लड़ने वाले। तो देखिए तेजस्वी यादव राघोपुर से नामांकन दाखिल किया उन्होंने। ये सीट आखिर उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट और खास है और उनके साथ कुछ और लोगों ने नॉमिनेशन किया। तेजस्वी ने राघोपुर सीट से पर्चा भर दिया है। साथ ही इसे मूव कीजिए आगे। तेजस्वी ने पर्चा भरा, लालू राबड़ी की मौजूदगी में नामांकन किया है। तेजस्वी राघोपुर सीट से 2 बार जीत चुके हैं। 2020 में 38,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। लालू राबड़ी भी इस सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। अगला नाम है विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम ने पर्चा भरा है। विजय सिन्हा ने लखीसराय से नॉमिनेशन फाइल किया। खुली जीप में दिल्ली सीएम यानी रेखा गुप्ता के साथ पहुंचे थे रोड शो करते हुए नॉमिनेशन फाइल करने। लखीसराय सीट से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर अभी सस्पेंस है। लालू के दूसरे बेटे कहां से लड़ेंगे? तेज प्रताप ने पहले महुआ सीट से लड़ने का ऐलान किया था। उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को इस सीट से लड़ाना चाहते हैं। आरजेडी यहां से अपना मौजूदा विधायक उतारेगी। ऐसे में तेज प्रताप मोहिउद्दीन नगर सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मोहिउद्दीन नगर सीट पर 2020 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। नॉमिनेशन के बाद उन्होंने प्रशांत किशोर पर अटैक किया और प्रशांत किशोर इस सीट पर क्या कह रहे हैं। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए तेजस्वी तो 243 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है। इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए एक और नाम, वो नाम कौन सा है? यानी एक है एनडीए, एक है महागठबंधन। एक और फ्रंट बीजेपी में एक और फ्रंट बनने जा रहा है बिहार में। उस फ्रंट में ओवैसी होंगे, रावण होंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे। 3 लोग मिलकर बिहार के चुनाव में उतरने वाले हैं। आपको याद होगा पिछली बार ओवैसी उतरे थे, इनके विधायक जीते, वो सब छोड़कर चले गए आरजेडी में। अब देखिए शपथ ले रहे हैं उम्मीदवारों से। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। उम्मीदवारों से शपथ ले रहे हैं, कसम खिलवाई जा रही है, जीत गए तो छोड़ के नहीं जाओगे। किशोर कुमार ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं AIMIM पार्टी के नियमित सदस्य हूं। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
एक नियमित सदस्य हूँ, मुझे इसके विचार, सिद्धांत और नेतृत्व पूरा भरोसा है। पार्टी यह हमें चुनाव लड़ाती है तो पार्टी का वफादार बनकर जीत हासिल करूंगा और सदा पार्टी में बने रहूंगा। मैं किशोर कुमार ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं तो ओवैसी साहब को डर है कहीं फिर जीत कर ना भाग जाए उम्मीदवार, लेकिन इस बार थोड़ी मजबूती से लड़ने की कोशिश है, इसलिए नया गठबंधन बना लिया है महागठबंधन के खिलाफ। आरजेडी से गठबंधन ना होने पर ओवैसी ने बना लिया थर्ड फ्रंट। ओवैसी का तीसरा मोर्चा 64 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ओवैसी की पार्टी इसमें 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर लड़ने जा रही है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। सीमांचल में ओवैसी की महागठबंधन को टक्कर देने की तैयारी है। 2020 में ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव जीती थी। आरजेडी और कांग्रेस को दर्जन भर सीट पर नुकसान पहुंचाया था। गठबंधन में पशुपति पारस और तेज प्रताप को भी लाने की कोशिश थी, लेकिन कोशिश अभी चल रही है। आइए अब आपको सुनवाता हूं असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अपने ताकत पे सब कुछ कर लेंगे। अरे तुम नहीं कर पाओगे। हम में और उनमें फर्क ये है कि हम देख रहे हैं कि तूफान आने वाला है और ये लोग पानी से भीग कर कहेंगे कि हाँ अब सैलाब आ गया। जब बहुत देर हो जाएगी याद रखो। तुम बराबरी की बात करोगे तो बीजेपी और मोदी को रोका जा सकता है। हम बिहार में आज भी कह रहे हैं, मगर मेरे भाई कल जब नतीजे आएंगे आप गवाह रहना कि मजलिस ने कोशिश की थी, इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमले कर रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, राजस्थान से बस में आग और 21 जिंदगियां खत्म हो गई हैं। ये कल हमने आपको खबर दिखाई थी, उस वक्त 19 लोगों की मौत हुई थी। बस जलकर खाक हो गई और इस बस के जलने में 21 जानें चली गई। उसके बाद जरा बस का हाल देखिए। बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। उसके बाद क्रेन मंगाई गई है जिसने इसे हटाया है। इसमें 50 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। 21 की मौत हुई। और इसमें जो शव बस से निकले वो ऐसी हालत में थे जिन्हें देखना मुश्किल था। बहुत से शव बस से चिपक गए थे। लेकिन एक और दर्दनाक बात, एक जवान, सेना का जवान भी इस बस में परिवार के साथ सवार था। पूरा परिवार इस बस में था और सभी की मौत हो गई। पति, पत्नी और दोनों बच्चों की मौत हो गई। सेना के जवान महेंद्र मेघवाल पत्नी, 2 बेटियों और एक बेटे के साथ दिवाली की छुट्टियां मनाने जा रहे थे, लेकिन नियति को यह मंजूर न था। बस में आग लगी और उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। एसी बस बीच सड़क आग का गोला बन गई, जिसमें महेंद्र और उनके परिवार के अलावा 16 और लोग जलकर खाक हो गए। कई बसों में ये होता है कि ग्लास तोड़ने के लिए यंत्र लगा होता है, लेकिन वो भी नहीं होता है। प्लस हद से ज्यादा सवारी भर के ये चलते हैं, उस पर कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई इस पे कोई नियम कायदे नहीं है। अभी जो मेरे पीछे आप बस देख रहे हैं, कैसे ही हुआ यह हादसा। दरअसल ये एसी स्लीपर बस में मंगलवार दोपहर 3:30 पर आग लग गई। बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी, उसमें 57 लोग सवार थे। हादसा जैसलमेर से करीब 15 किलोमीटर दूर वॉर मेमोरियल के पास हुआ। हादसे के वक्त 19 लोगों की मौत बस के अंदर ही हो गई थी। बस में कई लाश एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई मिली। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने से बस का गेट लॉक हो गया था। आर्मी ने जेसीबी लगाकर बस का गेट तोड़ा है और लोगों को रेस्क्यू किया है। झुलसे यात्रियों में 8 साल के मासूम से लेकर 79 साल के बुजुर्ग तक फंस गए थे। स्लीपर बस को मॉडिफाई करके एसी बस में कन्वर्ट किया गया। बस नई थी, लेकिन इसमें ना इमरजेंसी गेट था और ना ही विंडो हैमर। इसी महीने 1 तारीख को ही सोचिए बस का रजिस्ट्रेशन हुआ,
बस को 9 अक्टूबर को ऑल इंडिया का परमिट भी मिल गया। मंगलवार को इसका महज चौथा ट्रिप था, लेकिन यह खाक हो गई चौथे ट्रिप में। आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ, पीछे लगे एसी की यूनिट में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक बस पूरी भरी हुई थी, लोग गैलरी में भी बैठे थे, बीच के रास्ते में भी लोग बैठे थे। जैसलमेर में स्लीपर बस अग्निकांड में मृतकों की संख्या हो गई 21। मरने वालों की पहचान के लिए परिजनों के अब डीएनए लिए जाएंगे। डीएनए से शवों की पहचान होगी। ऐसे शत विशत स्थिति में 15 लोग गंभीर हैं, 5 लोगों को जोधपुर में वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बीच राजस्थान सरकार ने बस हादसे में एक्शन लिया है। चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक डीटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया है। बस की बॉडी को चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग ने अप्रूव किया था। बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ जैसलमेर में केस दर्ज किया गया है। यह है इस वक्त स्थिति। बताया यह भी जा रहा है कि बस में पटाखे भी रखे हुए थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं परिवार के लोग। बच्ची तो गए साल 5 पढ़ छोड़ दी। वो बच्चा जो जूनस है ना, वो पढ़ता था चौथी। इरफान छोटा था। 5 साल का। ज्यादा दिल है हमें, देखो बच जाओ, नहीं बचे की था। फिर हमारे को पता चला, फिर हमको रात के वहाँ गए जोधपुर, रात को वहीं डेथ हो गई हुसैन की। बहुत गरीब परिवार है और सरकार ने जो मोदी जी ने 2 लाख रुपए के, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। जब सरकार चाहे तो इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। हर जो भी इसमें डेथ हुई है उनको। आंखें इस सिर से ऊंचो, एक हाथ एक पग, एक जल गया। खुद आप गाड़ी आप चढ़े आप खुद तो माने, इसने कोई मरने कोई चांस है ही नहीं, एक बच जासी। अब सोचिए जरा, क्या जान इतनी सस्ती है? जो लोग सफर कर रहे थे इस बस में, उनकी क्या गलती थी? लेकिन सिर्फ ये एक हादसा नहीं, जैसलमेर की एक तस्वीर देखी, आज जयपुर में भी एक बस में आग लग गई। देखिए, राजधानी जयपुर की तस्वीर सामने आई। बस में मुसाफिर थे, जा रहे थे, आग लगी, फौरन बस से उतरे। आखिर बस क्यों इतनी खतरनाक होती जा रही है, यह मैं आपको बताता हूं। देखिए, बस आमतौर पर भारतीय स्लीपर बसों में 30 से 60 सीट होती हैं। सभी बर्थ की लंबाई करीब 6 फीट और चौड़ाई 2.6 फीट होती है। लेकिन बसों में आने जाने के लिए बेहद पतली गैलरी होती है, जहां एक वक्त में सिर्फ एक शख्स ठीक तरह से एक भी नहीं चल सकता। हादसा हुआ तो एक साथ कई लोगों को निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। आमतौर पर स्लीपर बसों की ऊंचाई 8 से 9 फीट तक होती है और हादसे की सूरत में अगर बस अचानक एक तरफ झुक जाती है तो यात्रियों के लिए इमरजेंसी विंडो या गेट तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। एसी स्लीपर बसों को ऑपरेटर क्या करते हैं, ऐसी बसों को मॉडिफाई करा लेते हैं, यानी इनको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें सुरक्षा मानकों का अक्सर ध्यान नहीं रखा जाता है। ज्यादातर स्लीपर बसें 1000 किलोमीटर तक का सफर रात में तय करती हैं, इसलिए ड्राइवर के थकने और झपकी आ जाने की संभावना पूरी होती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना कल जैसलमेर जोधपुर के बीच में घटित हुई। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय भी है। एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में ही इस विषय पर आगे टिप्पणी करना समीचीन होगा। जितने घायल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कितना बचाया जा सके। बाकी दीपावली के इस अवसर पर बहुत ही दिल को दहलाने वाली ये घटना हुई है। सभी इसके लिए संवेदना भी प्रकट करते हैं। बड़ा गहरा सदमा लगा पूरे प्रदेश को। दुखद घटना है, जांच का विषय भी है। बस में आग लगी क्यों, ये जांच का विषय भी हो सकता है। कई बार नई बस खरीदते हैं, ये मैंने 10 दिन पहले बस खरीदी थी, सुना है मैंने, तो पता नहीं कोई टेक्निकली गलत तो नहीं है। ऐसे वक्त में इसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पहली हमारी प्राथमिकता है कि जो इनकी जान बच गई है, झुलस गए हैं, उनको अच्छा उपचार मिले। जो भी जांच में आएगा, प्रथम दृष्टया ये लगा कि भाई बॉडी उसकी जो बस की बॉडी है उसमें निकास द्वार पीछे था, एक था, ये सारी टेक्निकली चीजें हैं। इनको आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, त्योहार का मौसम आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय भी है और तोहफे भी दे रही है। गिफ्ट के साथ योगी की गाइडलाइंस भी आ गई हैं। योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में थे, महिलाओं को दिवाली गिफ्ट भी दिया है। इससे पहले भी तोहफा दे चुके हैं यूपी के लोगों को और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दिया। आइए आपको बताऊं योगी ने क्या गाइडलाइंस जारी की और गिफ्ट क्या दिया।
त्योहार पर सीएम योगी गिफ्ट दे रहे हैं और कड़े निर्देश भी दे रहे हैं। पहले करीब 15 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया, फिर 1,86,00,000 परिवारों को मुफ्त सिलेंडर की सौगात दी। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब वंचित महिलाओं को गिफ्ट है ये। योगी ने कहा जिस रसोई गैस के लिए आपको पैसे देने होते हैं, यूपी सरकार अब साल में ऐसे 2 सिलेंडर आपको मुफ्त देगी। गिफ्ट के बाद योगी ने त्योहार पर गाइडलाइन जारी की। कोई भी त्योहार में रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। चाहे वो कोई भी हो, जेल में ठूसने में देरी नहीं होगी। अब दंगाइयों के आगे झुकने वाली सरकार नहीं है, इसलिए हर त्योहार खुशी के साथ मनाया जा रहा है। फिर से अपील की है कि त्योहार शांति और सौहार्द से मनाएं। ये वो सरकार है जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाना जानती है। पहले की सरकारों में महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, अब बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अब यूपी में अगर किसी ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन उसके हो जाएंगे। अगर यमराज से टिकट कटवाना है तो बेटी से छेड़छाड़ करना। योगी ने यह आज कहा, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। शिक्षा सबको प्राप्त हो रही है और सरकार की तो पहले से ही घोषणा है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले, और ये केवल प्रदेश कर सकता, उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है। और आइए अब आपको दिखाता हूं, एक तरफ योगी दिशा निर्देश दे रहे थे, दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर चल रहा था। अगली तस्वीर देखिए। संभल में एक कल्की धाम के रास्ते में एक मस्जिद आ रही थी जिस पर बुलडोजर चला। तो संभल में एक जगह बुलडोजर चला तो दूसरी जगह बुलडोजर रुका। संभल में 30 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चल गया। दोनों थानों की पुलिस और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए और फिर कुछ ही देर में अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। यह मस्जिद कल्की धाम मंदिर से सटी जमीन पर बनी थी। एक सर्वे में अतिक्रमण कर मस्जिद होने की बात सामने आई। सरकारी पार्क की 262 वर्ग मीटर की जमीन पर मस्जिद बनी थी। 3 महीने पहले मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया। मुस्लिम समुदाय के लोग पहले खुद मस्जिद तोड़ने लगे, लेकिन 3 महीने में भी मस्जिद को पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया तो कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का बुलडोजर चल गया। साथ ही संभल से एक और तस्वीर आई। संभल में मस्जिद और 80 घर पर भी पहले खतरा था। प्रशासन ने 1 हफ्ते पहले 40 घर पर लाल निशान लगाए थे। इस बात का अलर्ट था कि यहां बुलडोजर चल सकता है। आरोप है कि 80 घर और एक मस्जिद तालाब की जमीन पर बने। प्रशासन ने घर और मस्जिद खाली करने का नोटिस दिया था और खाली न करने पर 15 दिन में बुलडोजर चलाने को कहा था। पीड़ित लोग कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर अदालत पहुंचे, जहां हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अभी रोक लगा दी है और प्रशासन को 4 हफ्ते में दस्तावेज जमा करने को कहा है। मतलब 80 घरों पर बुलडोजर खतरा 4 हफ्ते के लिए टल गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संभल के सांसद बर्क। चलाने का कोई मकसद नहीं बनता। मैं इसकी सख्त अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस कड़े शब्दों के अंदर इस बात को कह चुके हैं, हमारे चाहे CBI महोदय हो या दूसरे हो, कि बुलडोजर किसी मसले का हल नहीं है और जो एक सरकारी जो एक प्रक्रिया है कानूनी, उसके तहत आगे काम करना चाहिए और अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है और टारगेट कर करके नुकसान पहुंचाना नहीं है। पार्क का नंबर था तो इसमें धारा 67 के तहत तहसीलदार महोदय कार्यालय से बेदखली का आदेश हुआ था, उसके कंप्लेंट में ये कार्रवाई। दिन टाइम दिया था, इन्होंने फिर थोड़ा सा हटा के फिर रुक गए थे। रहिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको मध्य प्रदेश लिए चलता हूं। MP में क्या हुआ कि MP में कुछ लोग SP का विरोध कर रहे थे, सिटी SP का, और हिना खान को
सनातन विरोधी कह रहे थे, हिंदू विरोधी और हिना खान के सामने जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, तो एसपी सिटी भी जय श्री राम के नारे लगाने लगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जय श्री राम। और कुछ जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। जय श्री राम के नारे लगाने वाली सिटी एसपी का नाम हिना खान है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति पर विवाद चल रहा है, माहौल गर्म है और धारा 163 लागू है। भीड़ एकत्रित करने की मनाही, इसके बावजूद कुछ हिंदू संगठन सुंदरकांड के आयोजन पर अड़े थे। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुंदरकांड का पाठ करने जा रहे थे, तभी हिना खान ने सुंदरकांड का पाठ करने से रोक दिया। इस पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने उन्हें सनातन विरोधी कहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और कुछ